नमस्कार। आजकल हम सब अक्सर ये सुन रहे हैं कि युवाओं में, परिवारों में एक तरह की मानसिक उलझनें बढ़ रही हैं। तनाव है, रिश्तों में भी वो पहले जैसी बात नहीं रही। हाँ बिल्कुल, ये आजकल बहुत आम हो गया है। तो आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारे पास एक लेख का अंश है, मानव भ्रम और जीवन विद्या का समाधान से। शीर्षक है मानस रोग या मानवीय भ्रम। हाँ, ये जीवन विद्या मध्यस्थ दर्शन के नजरिए से लिखा गया है। तो देखते हैं ये लेख क्या कहता है इस बारे में। इसका उद्देश्य यही समझना है कि जिन्हें हम मानसिक रोग कह रहे हैं, क्या वो वाकई वही हैं या कुछ और। बिल्कुल, ये लेख असल में एक बुनियादी सवाल उठाता है कि जिन्हें समाज या मेडिकल साइंस भी मानसिक रोग कहता है, क्या वो सच में रोग है या फिर वो मतलब मानवीय समझ का कोई अधूरापन है, कोई भ्रम। हाँ बिल्कुल, इसी की पड़ताल है इस लेख में। तो लेख शुरुआत करता है आज की स्थिति बताकर। युवाओं को देखें तो एक अजीब सी बात है, इंटरनेट से जानकारी तो भाई बहुत है, जानकारी का भंडार है, पर जीवन में एक स्पष्ट दिशा, एक उद्देश्य वो जैसे गायब सा लगता है। और रिश्तों को लेकर भी या तो लोग बचते हैं या फिर बस जरूरत के हिसाब से देखते हैं। सही कहा। और ये सिर्फ युवाओं की बात नहीं है, परिवारों में देखिए संवाद कितना कम हो गया है। जिम्मेदारियां भारी लगती हैं और एक असंतोष सा फैला रहता है जो कहा भी नहीं जाता। हाँ, और भावनात्मक स्तर पर युवाओं में गुस्सा बहुत बढ़ रहा है, अधीरता, सहनशीलता की कमी। और परिवारों में विश्वास कम हो रहा है, शक बढ़ रहा है, उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं। और नतीजा दोनों तरफ एक ही एहसास है, हमें कोई समझता ही नहीं। बिल्कुल। और जो हमारी पारंपरिक भावनाएं हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, चिंता, ईर्ष्या, डिप्रेशन, हाँ, इन सब को अक्सर मानसिक रोग का लेबल दे दिया जाता है। पर लेख यही पूछता है, क्या इस लेबल से या पुराने तरीकों से कभी स्थायी हल मिला है? नहीं, शायद नहीं। यहीं पर जीवन विद्या का दृष्टिकोण आता है ना, मध्यस्थ दर्शन पर आधारित। हाँ, इसके प्रणेता ए नागराज जी का एक बहुत अहम कथन है जिसका जिक्र लेख में है। वो कहते हैं, अभाव और अंधकार कोई सच्चाई नहीं है, वे केवल रोशनी की अनुपस्थिति हैं। ये तो बहुत दिलचस्प बात है। मतलब इसका क्या अर्थ हुआ कि जिसे हम मानसिक रोग कह रहे हैं वो असल में कोई बीमारी है ही नहीं? हाँ, मतलब वो अपने आप में कोई स्थायी चीज नहीं है, बल्कि समझ की कमी है। हाँ, जैसे अंधेरा खुद कुछ नहीं होता, सिर्फ रोशनी का न होना होता है। बिल्कुल सही। लेख का केंद्रीय तर्क यही है, ये रोग नहीं, ये मानवीय भ्रम की अवस्थाएं हैं, जब जीवन की, रिश्तों की, अपने होने की मतलब सही समझ नहीं होती तो ये भ्रम पैदा होते हैं। हाँ, और हम उन्हें गलती से स्थायी रोग मान लेते हैं। ये उस समझ रूपी रोशनी की कमी का ही नतीजा है। अच्छा, तो अगर ये रोग नहीं, सिर्फ भ्रम है, तो फिर समाधान क्या है? लेख क्या कहता है? ये व्यक्तिगत मामला है। नहीं, लेख कहता है समाधान सिर्फ व्यक्तिगत नहीं है, बल्कि पारिवारिक और सामाजिक, मतलब ज्यादा बड़े स्तर पर है। जीवन विद्या का प्रस्ताव ये है कि अगर युवाओं को सही समझदारी मिले, समझदारी मतलब जीवन कैसे जिएं, रिश्ते क्या हैं, इसकी स्पष्टता, हाँ बिल्कुल, अगर ये समझ मिले तो वो खुद ही बेहतर निर्णय लेंगे, उन्हें दिशा मिलेगी। और परिवारों के लिए? परिवारों में अगर सही संवाद हो, मतलब एक दूसरे को समझने की कोशिश, सिर्फ अपनी बात कहना नहीं, और रिश्तों में आत्मीयता, वो अपनेपन का भाव बढ़े, तो विश्वास लौटेगा, बोझ हल्का लगेगा। और समाज के स्तर पर? सामाजिक स्तर पर अगर पूरकता की समझ आए, पूरकता यानी ये एहसास कि हम सब एक दूसरे के लिए जरूरी है, विरोधी या प्रतियोगी नहीं। अच्छा, तो समाज में जो ये संघर्ष है, होड़ है, ईर्ष्या है, ये चीजें अपने आप कम हो सकती हैं। तो ये सिर्फ मतलब दिमाग शांत रखने या पॉजिटिव सोचने तक सीमित नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो जीवन के हर पहलू को छूता है। मन, शरीर, रिश्ते, समाज, सब में समाधान के साथ जीने की एक पूरी समझ देने की बात है। और सबसे जरूरी बात, जैसा आपने कहा, जीवन विद्या इंसान को दोषी नहीं मानता। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। लेख कहता है कि इंसान को अपराधी या पापी या रोगी मानना ही सबसे बड़ी भूल है। मानव स्वभाव से बुरा नहीं है, वो बस भ्रमित है, दिशाहीन है। बिल्कुल, सही समझ नहीं है इसलिए भ्रमित है। जैसे ही वो समझ मिलती है, वो रोशनी आती है, तो उसका स्वाभाविक झुकाव समाधान की तरफ, समर्पण की तरफ, सह अस्तित्व की तरफ हो जाता है, सबके साथ मिलकर जीने की तरफ। हाँ, तो लेख का सार यही है
कि इन तथाकथित मानसिक रोगों से डरने या लड़ने के बजाय हमें मानवीय समझ को बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए। सही कहा, क्योंकि अगर जड़ भ्रम है तो इलाज समझ ही है। बिल्कुल, समझ बढ़ेगी तो भ्रम अपने आप मिट जाएगा, जैसे रोशनी आने पर अंधेरा। वाकई ये सोचने का एक बिल्कुल अलग नजरिया है। सदियों से हमारे शास्त्रों में विचारकों ने इनको एक तरह से रोग या विकार ही माना है। हाँ, जैसे तुलसीदास जी ने भी कहा है, गीता में भी जिक्र है। बिल्कुल, सबने इनसे मुक्त होने की बात तो की है, पर सोचने वाली बात यह है कि क्या हम वाकई मुक्त हो पाए या हम बस लक्षणों को पहचानते रह गए। हाँ, यही नुक्ता लेख उठाता है। पारंपरिक रूप से देखें तो कभी इनको वात, पित्त, कफ जैसे शारीरिक दोषों से जोड़ा गया जी, या फिर कुष्ठ, जलोदर जैसी बीमारियों के प्रतीक के तौर पे समझाया गया। मतलब पहचान तो हुई, पर लेख ये पूछता है कि क्या कोई स्पष्ट रास्ता भी बताया गया है इनसे निकलने का? देखिए, लेख के मुताबिक पारंपरिक समाधान सुझाए तो गए, जैसे ईश्वर की प्रार्थना करो, नाम स्मरण करो, त्याग, संतोष, ये सब बातें हुई। लेकिन अक्सर इनके पीछे कोई बहुत स्पष्ट, कोई प्रैक्टिकल विधि, मतलब कदम दर कदम चलने वाला रास्ता, वो शायद नहीं बताया गया। अच्छा, ये तरीके लक्षणों का वर्णन तो कर देते हैं, पर उनकी जड़ में जाकर उसे समझकर बदलने का कोई ठोस कार्यक्रम वो शायद कम मिलता है। तो अगर पारंपरिक रास्ते यहाँ आकर थोड़े रुक गए तो क्या कोई और नजरिया है? यहीं पर मुझे लगता है जीवन विद्या की बात आती है। हाँ, बिल्कुल। जीवन विद्या, जिसे श्री ए नागराज जी ने प्रस्तावित किया, मध्यस्थ दर्शन भी कहते हैं। इसका नजरिया यहाँ थोड़ा सा अलग है। कैसे? उनका कहना है कि अभाव या अंधेरा वो अपने आप में कोई असलियत नहीं है, वो तो बस रोशनी की कमी है। हाँ, सही बात है। तो इसी तरह ये जो तथाकथित मानस रोग हैं, वो असल में रोग नहीं बल्कि सही समझ का ना होना है, उसका अभाव है। अच्छा, तो इनको हटाने के लिए लड़ने के बजाय जरूरत ये देखने की है कि इनकी जगह सही समझ आने पर क्या स्थापित होता है, क्या आता है। ये तो सोचने का एकदम अलग तरीका है। तो जीवन विद्या इनके विकल्प बताती है, मतलब क्रोध की जगह क्या, लोभ की जगह क्या। हाँ, बिल्कुल। और ये सिर्फ कोई नैतिक सलाह नहीं है, ये समझ पर आधारित विकल्प हैं। जैसे लेख में जिक्र है, जहां हम कामनाओं में उलझे रहते हैं, वहां आ सकती है यथार्थ आवश्यकता की समझ। मतलब सच में जरूरत क्या है। ठीक है। क्रोध जो है वो असल में तब आता है जब हम स्थिति को ठीक से समझ नहीं पाते और बस रिएक्ट कर देते हैं। हाँ, अक्सर ऐसा ही होता है। समझ आने पर वही ऊर्जा सही निर्णय लेने में या कभी कभी बस तटस्थ रहने में लग सकती है। ये गुस्सा दबाना नहीं है, ये उसकी जड़ को समझना है। और बाकी जैसे लोभ, मोह। हाँ, तो लोभ की जगह संतोष और समृद्धि का भाव। समृद्धि मतलब सिर्फ पैसा नहीं बल्कि जरूरत से ज्यादा होने का एहसास। अच्छा। मोह की जगह आत्मीयता, मतलब सही मायने में अपनापन और पूरकता, एक दूसरे के लिए उपयोगी होना। अहंकार की जगह सम्मान और न्याय का भाव। चिंता की जगह चीजों की स्पष्टता और सही दिशा में समर्पण। और जो आपने पूछा, ईर्ष्या। हाँ, ईर्ष्या की जगह दूसरों से प्रेरणा लेना और सहभागिता करना। ये सुनने में तो बहुत बहुत गहरा लग रहा है, लेकिन सवाल फिर भाई कि इस समझ तक पहुँचे कैसे? क्या लेख इसका कोई तरीका बताता है? ये सिर्फ अच्छे शब्द तो नहीं? नहीं। लेख के अनुसार जीवन विद्या इसे पाने की एक पूरी अनुभव पर आधारित, मतलब प्रैक्टिकल विधि भी देती है। अच्छा, क्या है वो? इसके कुछ चरण बताए गए हैं। जैसे पहला है श्रवण, सही बात को ध्यान से समझने के लिए सुनना, सिर्फ सुनना नहीं, समझने के लिए। ठीक है। फिर है मनन, जो सुना उस पर गहराई से सोचना, तर्क करना, अपने अनुभव से मिलाना। उसके बाद निदिध्यासन, उस समझ को अपने अंदर एक तरह से पक्का करना, धारण करना। फिर आता है अनुभव, जब वो बात एकदम साफ हो जाती है, स्पष्ट हो जाती है। अनुभव जी। और आखिर में प्रमाण, जब वो समझ हमारे जीने में उतर आती है, हमारे व्यवहार में, हमारे रिश्तों में, व्यवस्था में वो दिखने लगती है। अच्छा, तो ये एक पूरा सिस्टमैटिक रास्ता है। ये किसी मान्यता या मानने पर नहीं, जानने और समझने पर आधारित है। और आपने कहा प्रमाण, मतलब जीने में उतरना। तो ये सिर्फ एक व्यक्ति के अपने अंदर की शांति या बदलाव तक सीमित नहीं है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। लेख इस बात पर जोर देता है कि समाधान तब पूरा होता है जब व्यक्ति की ये समझ उसके रिश्तों में, परिवार में, समाज में, यहाँ तक कि प्रकृति के साथ उसके व्यवहार में भी न्याय और पूरकता के रूप में दिखे। सिर्फ मुझे अच्छा लग रहा है ये काफी नहीं है, वो जीने में प्रमाणित होना चाहिए। तो अगर हम संक्षेप में कहें तो लेख ही कह रहा है कि पारंपरिक ज्ञान ने इन मानसिक स्थितियों को पहचाना, उनका वर्णन किया,
पर शायद समाधान का कोई बहुत साफ व्यवहारिक रास्ता नहीं दिखा पाया हमेशा। जी, काफी हद तक। और जीवन विद्या इन्हें रोग की बजाय समझ की कमी या भ्रम मानती है। बिल्कुल। और उस समझ को विकसित करने का एक तरीका बताती है जिससे जीवन में स्पष्टता, न्याय, संतुलन आ सके। हाँ, बिल्कुल सही। लेख का निचोड़ यही है कि मानव मूल रूप से रोगग्रस्त नहीं है, वो केवल भ्रमित है। वो बुरा या दुष्ट नहीं है, बस दिशाहीन है। और दिशा मिलते ही, मतलब समझ आते ही, वो समाधान की तरफ बढ़ सकता है। ये वाकई सोचने वाली बात है। क्या ये जो तीव्र भावनाएं हैं जिन्हें हम नकारात्मक मानते हैं, क्या वो सच में सिर्फ हमारी समझ की कमी का नतीजा है? और क्या ये समझने की यात्रा ही असली समाधान है उन उलझनों का? कंफ्यूजन है बस। मतलब प्रॉब्लम समझ में है, बीमारी में नहीं। बिल्कुल। तो समाधान किसी चीज को दबाने या छोड़ने में नहीं है, बल्कि चीजों को वैसे समझने में है जैसी वो हैं, तर्क से, अनुभव से। दिलचस्प है। सुना है ये सिर्फ पर्सनल लेवल पे नहीं, बल्कि परिवार और समाज में भी एक तालमेल लाने की कोशिश है। हाँ, बिल्कुल। और सबसे पहले ये साफ करना जरूरी है कि जीवन विद्या कोई नया धर्म या कोई पंथ वगैरह नहीं है। अच्छा। ये मध्यस्थ दर्शन पर आधारित है। मतलब चीजों को ज्यों का त्यों देखना, बिना किसी पहले से बनी हुई धारणा के, तर्क और अनुभव की कसौटी पर कस के। ठीक है। ये जीने का एक तरीका है, पूरी तरह से साइंटिफिक और प्रैक्टिकल। और इसकी शुरुआत होती है, जैसा पता चला, एक 7 दिन के रेजिडेंशियल परिचय शिविर से, वो भी मुफ्त। जी हाँ, आवासीय है और निःशुल्क है। लेकिन 7 दिन में जिंदगी को देखने का नजरिया बदल जाना, ये थोड़ा मतलब ज्यादा नहीं लगता? सवाल तो ठीक है आपका। देखिए, ये कोई जादू की छड़ी तो है नहीं। बिल्कुल नहीं। पर ये 7 दिन ना एक बुनियाद डालते हैं, एक शुरुआत करते हैं। शिविर का मकसद रटाना नहीं है। तो फिर क्या है? मकसद है जीवन को, रिश्तों को लेकर एक साफ नजरिया देना। भाई, ये तनाव, ये कंफ्यूजन आता कहाँ से है? रिश्तों में बैलेंस कैसे बने? जो मानवीय मूल्य हैं, सहयोग, अनुशासन, शेयरिंग, इनका आधार क्या है? इसे अनुभव से समझने का एक मौका मिलता है। अच्छा, तो मतलब थ्योरी से ज्यादा प्रैक्टिकल अनुभव पर जोर है। बिल्कुल, अनुभव ही मुख्य है। और ये किन लोगों के लिए है? मतलब कौन जा सकता है इसमें? देखिए, जानकारी तो यही है कि ये हर उस इंसान के लिए है जो अपनी जिंदगी में समाधान चाहता है, समृद्धि चाहता है, संतुलन चाहता है। छात्र हो, पेरेंट्स हो, पति पत्नी हो, प्रोफेशनल्स हो, बुजुर्ग हो, कोई भी। असल में हर वो व्यक्ति जो जीवन को बेहतर समझना और जीना चाहता है। और इसका असर कैसा है? मतलब प्रैक्टिकल लेवल पर ये कितना कामयाब रहा है? कहीं ये बस कुछ लोगों का अनुभव तो नहीं? नहीं, यही तो बात खास है। ये सिर्फ कुछ लोगों की बात नहीं रह गई अब। हाँ। जो जानकारी है उसके हिसाब से छत्तीसगढ़ सरकार ने इसे अपने स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल किया है। लाखों बच्चों तक पहुंचाया है इसे। अरे वाह! और दिल्ली का वो जो हैप्पीनेस करिकुलम था? हाँ, बिल्कुल, वो भी इसी दर्शन से प्रेरित है, काफी हद तक। ये तो बड़ी बात है। और सिर्फ स्कूल ही नहीं? जी नहीं, देश की कई यूनिवर्सिटीज हैं जो इसे वैल्यू एजुकेशन के कोर्स के तौर पर चला रही हैं। और AICTE ने भी, मतलब इंजीनियरिंग और टेक्निकल एजुकेशन की जो काउंसिल है, उन्होंने भी इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए इसी दर्शन पर आधारित किताबों को वैल्यू एजुकेशन के बेस के रूप में रिकमेंड किया है। सच में? AICTE ने? जी, आप चाहें तो गूगल करके इन सब सफल प्रोजेक्ट्स के बारे में और जान सकते हैं। ये तो वाकई इम्प्रेसिव है। मतलब ये कोई हवाई बात नहीं है, बल्कि ये एक टेस्टेड चीज है जो ग्राउंड लेवल पर काम कर रही है। निश्चित रूप से। और शायद इसीलिए जो लोग इसे प्रस्तुत करते हैं वो इतने भरोसे से कहते हैं कि आप निराश नहीं होंगे। ये भरोसा कहाँ से आता है? ये भरोसा इसलिए है क्योंकि हजारों, शायद लाखों लोगों ने इसे अनुभव किया है, जांचा परखा है और अपने जीवन में पॉजिटिव बदलाव महसूस किए हैं। जैसे वो बेहतर पेरेंट्स बने हैं, ज्यादा समझदार टीचर बने हैं, बच्चे ज्यादा बैलेंस्ड हुए हैं, परिवार में संबंध सुधरे हैं। तो ये सुनने से ज्यादा ना खुद अनुभव करने की चीज है। सही बात है। तो अगर कोई इसे खुद अनुभव करना चाहे तो कैसे करे? क्या जानकारी है? शिविर होता है अभ्युदय संस्थान छोटी में। ये जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ में है। रायपुर सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट है। ठीक है। और जैसा मैंने कहा, रहना और शिक्षा वहाँ पूरी तरह मुफ्त है। सिर्फ भोजन का एक बहुत मामूली सा शुल्क है, करीब 150 रुपए रोज का। अच्छा, और संपर्क कैसे करें? 2 नंबर हैं। एक चंद्रशेखर भैया का 9893025307 और दूसरे मंजीत भैया 9301359227। इन पर कॉल या व्हाट्सएप करके पूरी जानकारी मिल जाएगी। और आने वाले शिविरों के लिए व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। देखिए, महत्वपूर्ण बात यह है
कि ये सिर्फ एक और कोर्स या वर्कशॉप नहीं है, ये जीवन को जरा गहराई से जांचने का एक मौका है। जैसा कहा गया, 7 दिन देके खुद अनुभव करें, अपनी कसौटी पर परखें, निराश नहीं होंगे, ये भरोसा है। तो आखिर में सोचने वाली बात यही रह जाती है कि हमारे जीवन की जो कई उलझने हैं, जिन्हें हम अक्सर कोई समस्या या बीमारी समझ लेते हैं, क्या वो सचमुच में सिर्फ सही समझ की कमी है? जीवन विद्या इसी समझ को जगाने का एक रास्ता दिखाती है, और अनुभव करने वालों का भरोसा है कि ये 7 दिन वाकई जिंदगी देखने का नजरिया बदल सकते हैं। बिल्कुल, जांचने लायक प्रस्ताव तो है ही।